अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 4 के प्रैक्टिस सेट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कुल 20 सेट दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर जीके जीएस के प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे दिया जाएगा, जहां से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको फुल PDF दिया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से और देखते हैं आप कितना सवाल सही कर पाते हैं। पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? तो 1 का राइट आंसर बताइएगा। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फरूक बेग जैसे चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिए थे। नादिर उल जमा की उपाधि दिए थे अबुल हसन को। दूसरा नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से नहीं है? पहला, संघ या संगठन की संरचना का अधिकार, जो कि है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है। वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में नहीं है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है कौन इनमें से नहीं है। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के अधिकारों का। तीसरा नंबर प्रश्न, बिहार में डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो बिहार के कौन से जिले में नागी बांध स्थित है? तो 3 का राइट आंसर बताइएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षी अभयारण्य की मान्यता भी प्राप्त है। मंदार पर्वत बांका में स्थित है। मंदार पर्वत बांका में स्थित है। और ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो 4 का राइट आंसर बताइएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंडक नदी घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। 2014 में बिहार सरकार द्वारा गंडक नदी में सरीसृपों के प्रजनन को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। 2014 में बिहार सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर पूछा है किस राज्य में सबसे अधिक है? तो 5 का राइट आंसर बताइएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केरल राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में महिला साक्षरता दर अधिक है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना 7वीं नंबर की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कुल 65.46% है। 65.46% है। 65.46%। और 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो 82.14% है। 82.14% है। आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर 0.6% रही थी। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक में देखी गई थी। 6ठा नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई थी? स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई थी? तो 6 का राइट आंसर बताइएगा।
6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दी गई थी, जिसकी बैठक 30 अप्रैल 2025 को की गई थी। 30 अप्रैल 2025 को इसकी बैठक हुई थी नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में। भारत में प्रथम नियमित जातिगत जनगणना 1881 में हुई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में नियमित पहली जाति जनगणना तो 1881 में हुई थी। 7वां नंबर प्रश्न, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति से संबंधित कथन दिए गए हैं। ए में दिया गया है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बी में कहा गया उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। तो इसका राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। आगे 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो 8 का राइट आंसर बताइएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1995 में 1 जनवरी 1995 में जो था विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य बना था। 1995 में सदस्य बना था। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, कई बार पूछा जाता है। आगे 9वां नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 9 का राइट आंसर बताना है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी से। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम व्यक्ति प्रगट सिंह थे। पर हॉकी से संबंधित और भी कप और ट्रॉफियां हैं, जैसे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खा कप, बेटन कप, सभी कप यह ट्रॉफियां हॉकी से संबंधित है। आगे 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला गए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। 11 नंबर प्रश्न रीजनिंग का है, जो कि टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ देंगे, आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न, किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा? किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा? तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है तब 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा। आवर्धन को समझते हैं, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को आवर्धन कहते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। आगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती है। आगे 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहे? 23 का राइट आंसर बताना है।
23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो शक्ति होगा, शक्ति 4 गुनी हो जाएगी, शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न में कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके, सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश को उत्पन्न करके इसे प्रभावित किया जा सकता है। वायरस प्रोग्राम फाइलों को संक्रमण कर सकते हैं, इससे सॉफ्टवेयर असामान्य व्यवहार करता है, कार्य करना बंद कर देता है और कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। 25 नंबर प्रश्न, किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10। आप इसे फॉर्मूले से बना सकते हैं, विद्युत धारा की मात्रा से, जिसे आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय, टाइम। आगे मैथ का प्रश्न है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। 26 से 30 तक के प्रश्न जो कि मैथ और रीजनिंग के थे। 31 नंबर की ओर चलते हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, और बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी हुए, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। 32 नंबर प्रश्न, भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा कार्य किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में पेश करती है। भारत में बजट सर्वप्रथम 18 फरवरी 1660 को किया गया था, 18 फरवरी 1660 को किया गया था। और सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई सर्वाधिक बजट पेश करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री बने। 33 नंबर प्रश्न, डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए, भारत और यूएसए के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन। 34 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक से है, ऑप्शन नंबर बी कथक से है। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो 35 का राइट आंसर बताइए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला आंचल, महिला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। और अंधा युग जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। राग दरबारी हिंदी साहित्य के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। गुनाहों का देवता का लेखक भी धर्मवीर भारती है। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो 36 का राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल, जो नदी तट पर स्थित नहीं है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, आगरा यमुना नदी के तट पर, पटना गंगा नदी के तट पर, और बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे 37 नंबर प्रश्न, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? तो 37 का राइट आंसर बताना है।
37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबकात नासरी से। तबकात नासरी से प्राप्त हुआ कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का। तबकात नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया है। मिनहाज उस सिराज नसीरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहते थे। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है। तो 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर का ज्वालाकृत वृत्त के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का बोला जाए तो किलाऊ हवाई द्वीप पर स्थित है, जो यूएसए में पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। आगे 39 नंबर प्रश्न, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो 39 का राइट आंसर बताना है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेव है, जागरेव। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न, पुस्तक ए लाइफ मिस सस्पेंड किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक ए लाइफ मिस सस्पेंड किसके द्वारा लिखी गई है। तो 40 का राइट आंसर बताना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती नामक पुस्तक मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं जीके जीएस का प्रश्न। 41 से लेके 52 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। हम लोग 53 को देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। तो 53 का राइट आंसर बताना है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रणोद बल, ऑप्शन नंबर बी। प्रणोद एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। प्रणोद की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। प्रणोद के एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी दीवार पर धक्का देते हैं तो आपके द्वारा दीवार पर लगाया गया लंबवत बल प्रणोद बल कहलाता है, प्रणोद बल कहलाता है। 54 नंबर प्रश्न, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु डैश है। 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खोता है, एक इलेक्ट्रॉन खोता है। यह सोडियम क्लोराइड यौगिक बनाता है। यह एक प्रबल आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहा जाता है, NaCl, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की एक सही परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की एक परिभाषा है। 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी होती है। इस श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। आगे के प्रश्न जीके जी इसके प्रश्न को देखते हैं। 56 से 60 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न से देखते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो 61 का राइट आंसर बताना है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे 62 नंबर प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 62 का राइट आंसर बताना है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान को जाना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है।
आगे 63 नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो 63 का राइट आंसर बताइएगा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश के धन निकासी नीति को गहराई से अध्ययन किया और उसे उजागर किया। उन्होंने भारत में गरीबी और दरिद्रता का मूल कारण धन निकासी को माना। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हुए और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। एक बार 1886 में, 1893 में और 1906 में। 64 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? तो 64 का राइट आंसर बताइएगा। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1966-67 में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का रूपरेखा तीसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति का रूपरेखा तीसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। 65 नंबर प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस की मेज़बानी कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलान शाह कप की मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो 65 का राइट आंसर बताना है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेशिया करता है। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया करता है। सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत 1983 में हुई थी। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। इस कप का पहला विजेता ऑस्ट्रेलिया था। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? 66 का राइट आंसर बताना है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल झील। ऑप्शन नंबर सी, भोपाल झील, जिसे ऊपरी झील या भोजताल झील के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में एक बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी के लिए एक लैगून झील है भारत में। और सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? तो 67 का राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1983 में। 1983 में जीता। भारत ने यह जीत कपिल देव की कप्तानी में हासिल की। 25 जून 1983 को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए थे। भारत ने दूसरी बार साल 2011 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता। प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जिसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। आगे 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो 68 का राइट आंसर बताना है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1907 में JN टाटा ने टाटा आयरन स्टील एवं कंपनी की स्थापना किए थे, जो वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित है। यह कारखाना स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना पूछा जाए तो 1874 में बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर किनारे कुल्ती नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क के रूप में स्थापित किया गया है सबसे प्रथम। 69 नंबर प्रश्न में बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 69 का राइट आंसर बताना है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांकीपुर में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ
मधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय कांग्रेस गया के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो बिहार के दूसरी कांग्रेस अधिवेशन हुई थी 1922 में। और कांग्रेस की तीसरी अधिवेशन बिहार में 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ था। आगे 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम इनमें से कौन है? तो 70 का राइट आंसर बताना है। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि 1974 से 77 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आर वेंकट रमन, जो 1987 से 1992 तक रहे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसका प्रश्न हम लोग 81 को करेंगे। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। तो 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबल क्षारीय विलयन। प्रबल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। पीएच पैमाने में रंगों का उपयोग विलयन की पीएच मान को दृश्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय पीएच मान जो कि 0 से 3 जो कि गहरा होता है। अत्यधिक अम्लीय मान जो 0 से 3 तक होता है, जो गहरा लाल होता है। और उदासीन जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है और इसका रंग हरा होता है। प्रबल क्षारीय जो 11 से 14 तक के जो होता है वो प्रबल क्षारीय होता है। आगे 82 नंबर प्रश्न, विरंजक चूर्ण के विचरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? तो 82 का राइट आंसर बताना है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। विरंजक चूर्ण एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उन्हें रंगहीन कर देता है, जिसके कारण यह विरंजन क्रिया दर्शाता है। विरंजक चूर्ण जलीय विलयन में यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके कुछ उदाहरण है जिसमें उपयोग किया जाता है। इसे वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक में, कागज उद्योग में उपयोग किया जाता है। आगे 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो 83 का राइट आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यह अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव के अणुओं के बीच कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं तथा उसके अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक बल कमजोर होता है। द्रव में मुख्य रूप से 2 गुण होते हैं, पृष्ठ तनाव एवं श्यानता पाए जाते हैं। द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से घटता है और द्रव की श्यानता की तापमान बढ़ने से घटता है। आगे 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न में धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाए जाते हैं? कौन सा धातु मूल अवस्था में पाए जाते हैं? तो 84 का राइट आंसर बताना है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, मूल अवस्था में, प्राकृतिक में मूल अवस्था में पाया जाता है। 85 नंबर प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? 85 का राइट आंसर बताना है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन को संतृप्त और असंतृप्त 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। प्रश्न 86 से 90 तक के प्रश्न जो कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो 91 का राइट आंसर बताना है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है।
दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग है। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। 92 नंबर प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, इनमें से कौन सी गतिविधियां जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है? तो 92 का राइट आंसर बताना है। तो व्यापार आता है, यातायात आता है, संदेश वाहन आता है, पशुपालन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपालन नहीं आता है। तृतीयक क्षेत्र में पशुपालन गतिविधि सम्मिलित नहीं। अर्थव्यवस्था को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इसके अंतर्गत उद्योग विनिमय क्षेत्र पाए जाते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र इसे कहा जाता है, जैसे कि व्यापार हो गया, यातायात, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। 93 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? 93 का राइट आंसर बताना है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त में से सभी। दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ये सभी कोयले के भंडारों से समृद्ध है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न में भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 94 का राइट आंसर बताना है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर के लगभग। भारत ने वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को अपनाया था। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आगे हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसमें से मिलान किया हुआ जोड़ी कौन सी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताना है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न में महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? 96 का राइट आंसर बताना है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक साल 1949 में लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें हैं बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण आदि सभी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 97 नंबर प्रश्न, भारत में संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया था, ना कि एक संघ। सिर्फ भारत में राज्यों का संघ है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया था। 98 नंबर प्रश्न, गरजने वाली चालीसा, युद्ध 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। 99 नंबर प्रश्न, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो 99 का राइट आंसर बताना है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। पनामा नहर कैब्रियन सागर, पनामा नहर जो है वो कैब्रियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किल नहर उत्तरी भारत और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। 100वां नंबर प्रश्न, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो 100 का राइट आंसर बताइए। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा जो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। हिमालय
को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैली है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार जैसी देशों में फैली है। हिमालय की ऊंचाई 8,848.1686 मीटर है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। प्रश्न संख्या 101 से 110 तक के प्रश्न, जो कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो 111 का राइट आंसर बताना है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। 112 नंबर प्रश्न, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? तो 112 का राइट आंसर बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकणों का अवतरण। परागकणों का अवतरण स्थल। वर्तिकाग्र एक फूल के स्त्री केसर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। यह आमतौर पर चिपचिपा या रोएदार होते हैं, ताकि परागकण आसानी से इस पर चिपक सके। 113 नंबर प्रश्न, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलैंगिक जनन के बारे में सत्य कथन को बताना है। तो 113 का राइट आंसर बताइए। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन अक्सर सरल जीवों में होता है और इसके लिए जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे 114 नंबर प्रश्न, 114 में कहा गया मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है? मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है? आवेग मतलब सूचनाएं को प्राप्त करता है। तो 114 का राइट आंसर बताना है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क उसे कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और सबसे जटिल भाग है। 115 नंबर प्रश्न, यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है? तो 115 का राइट आंसर बताना है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक बड़ा कोशिकांग है, जिसे परमाणु झिल्ली कहा जाता है। 116 से 120 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 121 नंबर प्रश्न से देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? तो 121 का राइट आंसर बताना है। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957 में। 1957 में 24 नवंबर 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत किए थे। 122 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया? तो 122 का राइट आंसर बताना है। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 1952 में प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 में शुरू हुई। 123 नंबर प्रश्न, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो 123 का राइट आंसर बताना है।
123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहत, ऑप्शन नंबर डी बहत है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहत है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। 124 नंबर प्रश्न, बलवंत ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? बलवंत ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया? तो 124 का राइट आंसर बताना है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारिद। बलवंत की शासन व्यवस्था को अत्यंत सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय गुप्तचर विभाग को जाता है। बलवंत ने दीवान-ए-आरिज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया था। 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो 125 का राइट आंसर बताना है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा मेहताब चंद्र। महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के हुए विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किए थे। संथाल विद्रोह 4 भाइयों सिद्धू, कानू और चांद भैरव के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। 126 नंबर प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? 126 का राइट आंसर बताना है। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला संरक्षण बिल, जिसे 2023 के नाम से जाना जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है, जो 2023 में पारित हुआ था। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किए थे। 127 नंबर प्रश्न, 127 नंबर में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 127 का राइट आंसर बताना है। 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दव्या एस ग्राम पंचायत। दव्या एस ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र में है। 128 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मांगीलाल जाट। डॉक्टर मांगीलाल जाट। 129 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया? हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया? तो 129 का राइट आंसर बताना है। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में। इस संग्रहालय में पीएम नरेंद्र मोदी को उपहार में प्राप्त 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। 130 नंबर प्रश्न, 130 नंबर प्रश्न में RBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता? RBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 130 का राइट आंसर बताना है। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी ने जीता। प्रश्न 131 से 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव में दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां मदद करती है? तो 141 का राइट आंसर बताना है। 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, रक्त बिंबाणु। 142 नंबर प्रश्न, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को परांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल डैश होगी। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को परांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल डैश होगी। तो 142 के राइट आंसर बताना है। 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर होता है, मूलांकुर।
143 नंबर प्रश्न, वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो 143 के राइट आंसर बताना है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शरीर का सामान्य तापमान से, शरीर के समान तापमान से। 144 नंबर प्रश्न, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। तो 144 का राइट आंसर बताना है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लार ग्रंथिया ट्रिप्सिन, जो कि युग्म संबंधित गलत है। प्रश्न 146 से 150 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से जाके फुल PDF सॉल्व कर सकते हैं।